एक लड़की, एक बेटी किसी की, उसने क्या बोला, इस पे टेलीविजन से भाग रहे हैं, सड़क पे भाग रहे हैं, और बात इसलिए नहीं कर रहे कि पोल खुल जाएगी। और उस बेटी को कोई कहता है रेप करेंगे, घर को मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे ये तो तुम्हारी संस्कृति है, ये तो कर ही रहे थे वो। आप बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते। एक गाली है, उसे लोग गाली मानते हैं। एक कोई संत है, उन्होंने इंदौर में गांधी जी के लिए वो गाली इस्तेमाल की है और वो जेल चले गए। ये गाली जो उन्होंने दी आई कहां से? मेरी अच्छी रिसर्च इस पे है, इसलिए कि उनके बीच रहा, इसलिए पता चला। ये जितनी गालियां आप सुनते हैं, ज्यादातर 90% गालियां मां और बहन को दी जाती है। क्यों? उनकी संस्कृति में मां और बहनों के साथ यही होता है। आप अपना कोई साहित्य निकाल ले 500 साल पुराना, एक गाली ऐसी जिसमें मां को अशब्द कहे जाते हो थी नहीं हमारे यह कल्चर ही नहीं था, साहित्य नहीं था, ये हमारे विजन का हिस्सा ही नहीं था। इसलिए सनातनी हिंदू समाज में विवाह एक संस्कार है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो इस्लाम मानता है। दोनों में फर्क है, इसलिए ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। इसे आप मजहब का नाम दे दें, क्योंकि मजहब का नाम देने से तलवार का पता चलता है, और सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे तो आज तक भारत में किसी इतिहासकार ने यह सवाल नहीं पूछा, एक आम नागरिक ने यह सवाल नहीं पूछा कि अगर इस दुनिया भर के सारे इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं, अलेक्जेंडर का भी पढ़ाया जा रहा है, अमेरिका के वॉशिंगटन का भी पढ़ाया जा रहा है, तो 1400 साल पहले जो जंगे बदर हुई थी, उन जंगे बदर जो इस्लामिक इतिहास है, उसे क्यों नहीं पढ़ाने की हिम्मत है? कम से कम अपने मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में तो पढ़ाओ, पता तो चलेगा कि आपकी क्या फिलॉसफी थी कि युद्ध में लड़ते लड़ते अगर दुश्मन समाप्त हो जाए तो सोना चांदी रुपया सब आप ले लें, लेकिन एकमात्र फिलॉसफी है कि युद्ध में माले गनीमत के तौर पर अगर विपक्षी की, दुश्मन की औरतों को, बेटियों को भी अगर आपने अपने कब्जे में ले लिया है तो उसका भी हिस्सा बांट होता था। यह सब लिखा है। आप जिस सिविलाइजेशन से टकरा रहे हैं, उससे कितने भी आप अच्छी गजलें सुन लें, कितनी भी अच्छी ये फिल्म बना लें, आपका उनके बीच में कभी, जब तक ये धरती पृथ्वी है, आपके और उनके बीच में कोई एक रास्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए इस प्रयास को मत कीजिए। आपको जहां अपनी एनर्जी लगानी है, वहां जिस दिन लगाएंगे, एक भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगा, एक भी नहीं निकलेगा। जिनको आपने अपनी अज्ञानता के कारण, घमंड के कारण, जाति की तथाकथित पहचान के कारण जो आपकी फ्रंट लाइन थी, उन्हें आप खटीक कहें, दलित कहें, जो भी कहें, आपने उन्हें अपने से अलग कर दिया और नैरेटिव चलाया, और इसमें सरकारें शामिल हैं। उन्होंने जाने अनजाने में किया। इसलिए एक मिसाल देकर के, क्योंकि आज आसान बात आसान तरीके से कहने के लिए उसको और सिंपल कर देना चाहिए। एक मोहल्ले में एक मां थी, सौतेला बच्चा था, और वो सौतेले बच्चे को, 5 साल के बच्चे को गोद में खिलाती थी। लोग देखते थे, वो 10 साल का हो गया, वो 15 साल का हो गया। 15 साल में भी वो मां, जो उसकी सौतेली मां थी, उसे गोद में लेके घूमती थी। मोहल्ले की बहुत सी बहनों ने, माओ ने एक दिन इस पर ताज्जुब किया
कि ये कैसे मुमकिन है कि एक तो बच्चा भी सौतेला है और 15 साल के बच्चे को भी गोद में लेके ये क्यों घूमती है। उससे पूछा, सब मिलने गई, पूछा बहन ये बात बताओ, तुम्हें इस बच्चे से इतना प्यार है, तुम 15 साल के बच्चे को भी गोद में लेके घूमती हो? उसने कहा नहीं, मुझे इससे कतई प्यार नहीं है, मैं चाहती हूं कि ये अपाहिज हो जाए। तो वो सब चौंकी, उन्होंने कहा ऐसा क्या है? बोली इसलिए मैं चाहती हूं कि ये अपाहिज हो जाए ताकि मेरे बच्चों के सामने फेंके हुए टुकड़ों को खाए। इसी को भारत में रिजर्वेशन कहते हैं। इस रिजर्वेशन ने अपंग बना दिया है लोगों को। सारा समाज, हमें इसमें रिजर्वेशन नहीं मिला, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिला। दूसरे लोगों ने रिजर्वेशन नहीं मांगा क्योंकि आपको अपने बच्चे को सीओ के अलावा कुछ बनाना ही नहीं है। अगर सब सीओ बन जाएंगे तो जिहादियों से लड़ेगा कौन? इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आज आपने अपनी भूमिका अपने आप तय कीजिए। न मैं आपको बताने वाला, न ओमेंद्र जी बताने वाले, न जय ऊजा, न आरएसएस, न जी, कोई नहीं बताने वाला। हमको भी किसी ने नहीं कहा था यह करना है। इसी दिल्ली में थे, आप ही के 20 से 25 साल तक देश के विभिन्न चैनलों में, विदेश के विभिन्न चैनलों में काम करते रहे। लगा कि जो कर सकते हैं, हमारे दौर में जब हम आए थे तब शायद वो हमारे पास ताकत नहीं थी। आज अपनी बात कहने की ताकत है कि आप बात कहते हैं पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। उस दिन तय किया कि अब ठीक ठाक नौकरी से जो विदेशी करेंसी में पैसा मिलता था, आज इस्तीफा दे देते हैं और सच बोलने की कोशिश करते हैं। पता नहीं हमारी बात कौन सुनेगा, नहीं सुनेगा। यह कैलकुलेटिव रिस्क था क्योंकि यह फैसला लेते वक्त मेरे पीछे और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना था। तब मैंने कहा कि कोई तो वजह होगी यार, ये थॉट आया क्यों है। इसलिए उस दिन से बोलना शुरू किया और ये सोचा कि क्या मैं क्या कर सकता हूं। उसने नहीं किया, वो ऐसे हैं, ये ऐसा है, होम मिनिस्टर ऐसा है, प्रधानमंत्री ऐसा है। ये विधवा विलाप करने से अच्छा है कि अपने मन में तय करें कि मैं इस वक्त सनातन, इस राष्ट्र को बचाने के लिए मैं क्या भूमिका निभा सकता हूं और उसको निभाएं, चुपचाप से निभाएं। इसलिए एक स्लोगन को पब्लिकली बार बार बोलता हूं कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर आपको लगता है कि ये तीनों काम करने में भी असमर्थ हैं तो माफ कीजिएगा, जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। कुछ नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि सब लोग मंचों से भाषण देंगे, सब तलवार चलाएंगे। जो तलवार चला रहा है, जो महाराणा प्रताप के माध्यम से खोए हुए शौर्य को जगा रहा है, चुपचाप से उससे पूछिए, अमरेंद्र तनु साहब, इस किताब के लिखने में कितने करोड़ रुपए हैं? मैं 5 रुपए आपको दे सकता हूं, बिना बताए, बिना चिल्लाए, जहां आपको लगे जाके दे आइए। बहुत सारे लोग नहीं संपन्न होंगे, वो नहीं दे पाएंगे। वो ये कहें कि मैं ये 4 किताबें आपकी बेचूंगा क्योंकि इससे आने वाली आय से प्रभात प्रकाशन मजबूत होगा और इनको मौका मिलेगा कि ये ऐसी किताबें छापें जिस किताब की गिनती ही करोड़ों में होती हो। इनका मनोबल बनेगा तो हजारों किताबें लिखने वाले भी पैदा होंगे और कई प्रभात इस देश में पैदा हो जाएंगे। किताब छापना भर प्रभात भाई का काम नहीं है। ये भी किताबें छाप करके करोड़पति हो सकते हैं। मैंने सुना है कि इस किताब को जब दिया गया तो यह कहा गया कि इस किताब में ओमेंद्र जी और जय साहब ने कहा, इस किताब में कॉमा फुल स्टॉप मत चेंज कीजिएगा। प्रभात भाई हमसे बहुत पहले से यह काम कर रहे हैं। ये जहां हैं, जिस तरीके से हैं, उसमें यही काम कर रहे हैं। इनके ही कैलेंडर में वीर सावरकर की जयंती लिखी होती है। इनके कैलेंडर में किंगफिशर की तस्वीरें नहीं होती। ये जिस माध्यम से काम कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं।
इसलिए ये किताब जाएगी, अपने लोग पढ़ेंगे, उस किताब से 100, 200, 250, 300 जो भी इसकी कीमत है, उससे प्रकाशन मजबूत होगा। और इनको भी लगेगा कि हमें उनको नहीं बेचनी है जिनका दिल जीतने के चक्कर में कुछ लोग हैं। हमारे लोग 1 करोड़ लोग भी ये किताब खरीद लेंगे तो ओमेन रत्नू अगली 10 किताबें लिखने के लिए हिम्मत करेंगे। इसका पैसे से और किताब से संबंध नहीं है। जरूरी नहीं है कि इस हॉल में जो बैठे हो वो अपनी कोई ये किताब ही खरीदे। जो आपको लगता है वो कर लीजिए। हमको जो लगा हमने करा। हम नहीं जानते कि हम कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मन से कहते हैं, हर मन से ये बात रिपीट करता हूं, हमारे इस सफर में ना सत्ता है, ना व्यवस्था है, ना कोई पद है, ना कोई टिकट है। कभी भी किसी पार्टी के ऑफिस में टिकट लेते नजर नहीं आएंगे। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम इस दौड़ में भी हम भी शामिल हों, क्योंकि उस खेल के हम खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि आपने 2014 में उस खेल के खिलाड़ी को बिठा दिया है। हम नहीं हैं उस खेल के। हर आदमी का अपना खेल होता है, जरूरी नहीं हर आदमी हर खेल में हो। हम बाहर रहकर भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमको मालूम है टिकट मिलने के बाद, राज्यसभा लोकसभा में पहुंचने के बाद मुंह पे टेप लग जाएगा, बाध्यताएं होंगी कुछ। मरने से पहले हम ये नहीं चाहते कि लोकसभा की वजह से हम बोले नहीं। हम बोल ही नहीं पाए, जब जब बोले तब तक ऊपर देखा फिर बंद। हमारे बोलने से कुछ काम हुए, इसलिए सबको जोर जोर से बताता हूं। इस हॉल में 2-3 पगड़ी वाले सरदार भाई बैठे हैं। मैं कहता हूं बिना मंत्री बने आप कितना बड़ा काम आपके कारण होता है इसका अंदाजा नहीं होता। इसलिए हम उसी काम को करने में ज्यादा अपनी संतुष्टि महसूस करते हैं।